हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट्स आपको जो हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है वो पढ़ाऊँगा। तो मैं जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैं जो आपका सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में आपको जो बायोमास है उसके बारे में मैं बताया था। तो बायोमास का रिन्यूएबल एनर्जी में क्या जो है रोल है बायोमास एनर्जी का, और बायोमास एनर्जी के कौन कौन से जो है वो सोर्सेज हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, और बायोमास किस प्रकार से जो है वो बायोमास से जो है फ्यूल का निर्माण जो है किया जाता है। तो मुख्यतः ये मैं आपको बताया था। तो उसी चेन में मैं आगे बढ़ते हुए आज जो है आपको उसी का पार्ट 2 एक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बायोमास के जो फ्यूल के बनने में बायोमास के द्वारा जो है जो ईंधन का निर्माण होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और बायोमास का क्या एप्लीकेशन होता है, क्या जो है इसका प्रयोग होता है, ये मुख्यतः मैं आपको जो है आज की क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बायोमास एनर्जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फिर से इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूँ इस क्लास में कि बायोमास जो ऊर्जा है, बायोमास जो एनर्जी है, वो जो है मुख्यतः जो है वो जो जैविक चीज़ें होती हैं। जैविक में क्या आता है, जैविक चीज़ों के मृत अवशेषों से प्राप्त होती हैं। जैविक चीज़ों में क्या आता है, जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ियाँ हो गई, जानवरों से प्राप्त जो जानवरों के मल मूत्र हो गए, उससे जो तमाम प्रकार के जैविक जीवों से मृत अवशेष हो गए, जैविक जो जीव जंतु हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके मर जाने से जो डिकम्पोज्ड जो उनके बॉडी के जीवाश्म होते हैं उससे हो गया। और जो घरों से निकला जो कूड़ा कचरा है जिसमें फल सब्जियों फूलों के अवशेष हो गए, और घरों से अन्य जो जैविक कचरा हो गया, ठीक है, सीवेज हो गया, सीवेज मलमूत्र जो मलमूत्र जो घर से वेस्ट जो मलमूत्र जो है वो जो विसर्जन होता है ह्यूमंस के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, वो चीज़ें हो गई। या फिर जो है वो इसके अलावा कई प्रकार के जो है वो इंडस्ट्रियल कचरे जो होते हैं वो उससे जो है जो ऊर्जा प्राप्त की जा सक जो उसके डिग्रेडेशन के पश्चात जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम बायोमास ऊर्जा के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको मैं जो है इसको डिफाइन किया आपको। तो बायोमास ऊर्जा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है मैं बात करूंगा आगे कि जो बायोमास ऊर्जा होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से ईंधन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो बायोमास ऊर्जा होती है इसका कई प्रकार से उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। जैसे ईंधन के रूप में, ईंधन की जो ज्वलनशील ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एवं इसको कई रूपों में परिवर्तित करके जो है वो जैविक ईंधन उत्पन्न इससे जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो और कई प्रकार के इसी के डिग्रेडेशन और कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात मिट्टी के अंदर जो है वो डिग्रेडेट होकर के आपके खनिज ईंधन का जो है वो निर्माण इसके अंतर्गत होता है। खनिज ईंधन के निर्माण में काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है जो मृदा के अंदर जो है वो घटित होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो वही मैं किस प्रकार से जो है वो खनिज ईंधन का निर्माण होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में जो है मैं डिटेल से जो है डिस्कस करूंगा। तो आइए जो है वो मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे ऊर्जा उत्पादक के दो चरणीय प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा उत्पादक के लिए कई अलग अलग एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कई अलग अलग जो है वो स्टेजेस होती हैं कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं, जो मैं पहले ग्राफ के माध्यम से आपको जो है वो समझा चुका हूं। अब मैं उसी को जो है थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। तो जैसे संश्लेषण और उन्नयन के बाद विखंडन, फर्स्ट स्टेज जो होती है, जो इसका प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि फ्रेगमेंटेशन, पहला चरण जो है विखंडन का होता है। तो विखंडन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बायोमास को उसके सबसे सरल घटकों में तोड़ता है
और यह कम या उच्च तापमान पर हो सकता है, उच्च तापमान विखंडन में शामिल होता है। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है यह हमेशा हाईली टेम्परेचर पर होता है, उच्च तापमान पे होता है। तो जो आपके जो बायोमास जो होते हैं, बायोमास जो है वो जब हाई टेम्परेचर पे अधिकतम हाईली टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान पर जो है वो डिग्रेडेट होकर के, विखंडित होकर के जो है वो अन्य रूपों में जो है वो टूटते हैं। फिर जो है इनसे ईंधन का निर्माण जो है वो होता है। कई सारी इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं जो है वो होती हैं। तो यह कम या उच्च तापमान पर सकता है, उच्च तापमान पर विखंडन में शामिल होते हैं। तो जो ये विखंडन की प्रक्रिया होती है, फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है बायोमास की, ये हाईली टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पर होती हैं। हाईली टेम्परेचर पर पाइरोलिसिस होता है और लो टेम्परेचर पर जो है वो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो होती है, जो मैंने आपको बताया था। तो इस पाइरोलिसिस क्या होती है? पाइरोलिसिस में जिसमें जैव तेल या बायोचार बनाने के लिए बायोमास को ऑक्सीजन के बिना तोड़ा जाता है। तो जो हाईली टेम्परेचर पे जो प्रक्रिया होती है, यानी उच्च तापमान पे जो प्रक्रिया होती है बायोमास के टूटने की जो होती है, उसको हम वो मुक्ता जो है वो ज़्यादा तेजी गति से जो है वो होती है। और इसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। तो पायरोलिसिस जो है वो हाईली टेम्परेचर पे होता है। इसमें क्या होता है, जैव तेल और बायोचार बनाने के लिए बायोमास को ऑक्सीजन के बिना तोड़ा जाता है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है वो बायोमास को जो है वो डिग्रेडेट होता है, टूटता है। और ये जो है वो जिसमें जैव तेल और बायोचार, ठीक है ना, जैव तेल यानी जो है बायोडीजल और बायोचार जो है वो बनाने की प्रक्रिया जो है होती है। और यह किस में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। इसके बाद जो है हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशन लेबोरेटरी में जो है वो ये प्रक्रिया देखी गई है। तो हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन जो प्रोसीजर होता है, हाइड्रोथर्मल यानी द्रवीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये जो है वो एक लेबोरेटरी थी, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी। इसमें जो है इसको सर्वप्रथम जो है वो किया गया था। तो हाइड्रोथर्मल द्रवीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो जैव तेल बनाने के लिए गीले बायोमास जैसे शैवाल, सीवेज, फीड स्टॉक के तरल घोल का उपयोग करता है। ठीक है ना। तो जो हाइड्रोथर्मल जो लिक्विफिकेशन या आपके जो है वो द्रवीकरण की हाइड्रोथर्मल जो द्रवीकरण की प्रक्रिया होती है, ये किसमें की जाती है? बायोमास जैसे शैवाल, एल्गी, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? एल्गी हो गया, सीवेज हो गया, फीड स्टॉक हो गया, ठीक है, के तरल घोल का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सीवेज मल मूत्र जो निकलता है, सीवेज जो होता है उसके, और शैवाल, एल्गी हो गए, एवं जो है आपके फीड स्टॉक जो उसके जो तरल जो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, उसमें अंतर्गत जो है वो उसमें क्या की जाती है कि हाइड्रोथर्मल की प्रक्रिया जो है वो की जाती है और इससे बायोफ्यूल जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा काफ़ी केमिकल रिएक्शन होता है जो बायोफ्यूल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद गैसिफिकेशन अगली प्रक्रिया होती है। गैसिफिकेशन यानी गैसीकरण जिसको कहते हैं। तो गैसीकरण में क्या होता है? गैसीकरण के अंतर्गत जिसमें हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बायोमास को ऑक्सीजन या भाप की उपस्थिति में उच्च तापमान पर पकाया जाता है और फिर इसे उपयोग करने के योग्य ईंधन बनाने के लिए साफ और वातानुकूलित किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, उसको जो है बायोमास को ऑक्सीजन या भाप की उपस्थिति में हाईली टेम्परेचर पर पकाया जाता है और फिर इसे उपयोग करने योग्य जो है वो ईंधन बनाने के लिए साफ और वातानुकूलित जो है वो किया जाता है। ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जो है जो बायोमास होता है, उसे उच्च तापमान पर जो है वो पहले उसको पकाया जाता है और फिर उसे जो है वो ईंधन प्राप्त किया जाता है और कई सारे जो है वो आइसोलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो उपयोग किए जाने वाले ईंधन के रूप में उसे चेंज लेवल यानी परिवर्तित जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो एक प्रकार से पकाने के पश्चात जो है बायोमास को जब
तेज़ी से जो है वो उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस में जो है वो उसको पकाया जाता है, तो उससे जो है वो जो भाप निकलती है उसको प्रिजर्वेट करके छान करके उससे जो है वो ईंधन जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो गैसिफिकेशन के अंतर्गत जो है वो की जाती है। इसके बाद निम्न तापमान विखंडन में शामिल है, ठीक है ना। तो जो निम्न तापमान जो है वो उसमें यानी लो टेम्परेचर फ्रेगमेंटेशन, लो टेम्परेचर फ्रेगमेंटेशन, लो टेम्परेचर फ्रेगमेंटेशन जो है वो कैसे किया जाता है। लो टेम्परेचर जो है निम्न तापमान पर जो फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस किसके अंतर्गत की जाती है, वो लो टेम्परेचर फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत की जाती है। हाईली टेम्परेचर पे कौन सी प्रक्रिया की जाती है, हाईली टेम्परेचर पे पायरोलाइसिस की जाती है। तो लो टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इसमें बायोमास को पहले पौधों की कोशिका दीवारों की संरचना को खोलने के लिए रासायनिक या यांत्रिक रूप में पूर्व उपचार किया जाता है और फिर ईंधन या उत्पाद बनाने के लिए रसायनों का विशेष प्रोटीन के साथ तोड़ दिया जाता है जिन्हें फिर ईंधन में बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो बायोमास होता है, जो बायोमास प्रोडक्ट होता है, उसमें पहले पौधों की कोशिकाओं, ठीक है ना, पौधों की कोशिका दीवारों की संरचना को खोलने के लिए रासायनिक या यांत्रिक रूप से पूर्व उपचार किया जाता है। उनका पहले ही जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर जो ईंधन या उत्पाद बनाने के लिए रसायनों या विशेष प्रोटीन के साथ तोड़ दिया जाता है जिन्हें फिर ईंधन में बनाया जा सकता है। तो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो पौधों की सर्वप्रथम जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसको तोड़ा जाता है। फिर इसके अंदर जो है वो अन्य प्रकार से इन्हें कई प्रकार के मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर ईंधन उत्पाद बनाने के रूप में इसको उपयोग किया जाता है और फिर से इसे जो है वो शोधित करके जो है वो ईंधन तैयार किया जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड फेज होता है वो जो इसके बाद सेकेंड फेज जो होता है वो होता है सिंथेसिस एंड अपग्रेडिंग। तो जब हाईली टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे जो है वो बायोमास को कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है, फिर लास्ट में चाहे वो उच्च तापमान हो चाहे वो निम्न तापमान हो, दोनों के पश्चात जो ईंधन प्राप्त होता है उस ईंधन को जो है वो अपग्रेडिंग किया जाता है यानी शोधित किया जाता है। तो शोधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। शोधित ईंधन का ही उपयोग हम जो है वो अपने वाहनों में एवं अन्य जो है वो इक्विपमेंट्स में जो है वो करते हैं। तो शोधित ईंधन ही जो है वो उपयोग करने योग्य जो ईंधन होता है उसे हम शोधित ईंधन ही जो है वो कहते हैं। तो इसको जो है सिंथेसिस और इसका यानी संश्लेषण और जो है जो उसका उन्नयन यानी शोधित करना, ये प्रक्रिया सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो तेल प्राप्त होता है, जो कच्चा तेल प्राप्त होता है, उसे हम कई रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद जो है उसको शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद ही वह तेल हमारे उपयोग करने योग्य जो है वो होता है। तो इन घटकों में क्या होता है, उपयोग योग्य ईंधन या तो तरल या गैस में पुनर्निर्माण जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया जो है वो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, चाहे वो गैस के रूप में हो चाहे वो तरल लिक्विड के रूप में हो, दोनों में प्रकार से उसको उपयोग योग्य किस में बनाया जाता है, आपका अपग्रेडिंग या सिंथेसिस प्रोसीजर में जो है वो तैयार किया जाता है। और इससे जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो संश्लेषण और उन्नयन की प्रक्रिया होती है, शोधन की प्रक्रिया होती है, वो कई प्रकार की होती है। इस आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं कौन से उत्पाद विखंडन निकलते हैं और किस प्रकार के यौगिक जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो शोधन की प्रक्रिया होती है, उन्नयन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये डिपेंडेंट करता है कि किस प्रकार का ईंधन है, किस प्रकार का फ्यूल है। जिस प्रकार का फ्यूल होता है, जिस बायोमास से वो प्राप्त किया जाता है, उसी के अनुसार जो है उसके शोधन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। जो जैविक जो है वो जैविक पेड़ पौधे से जो पेड़ पौधों के अवशेष से जो प्राप्त किया जाता है ईंधन, उसका अलग संशोधन की प्रक्रिया होती है। जो सीवेज एल्गी से
शैवाल से जो प्राप्त किया जाता है ईंधन, उसका अलग प्रोसेसिंग होता है। तो अलग अलग प्रकार से उनको शोधित करके उपयोग योग्य जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होती है आपके ईंधन के शोधन के लिए। और बायोमास को विभिन्न तरीकों से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोमास को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिनमें शामिल है, ठीक है ना। तो बायोमास को विभिन्न तरीकों से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कई प्रकार से उनको हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिसको मैंने अभी आपसे जो है वो डिस्कस किया। तो जितनी भी बायोमास के सोर्सेज हैं, टाइप्स हैं, उसको फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, मैकेनिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे हम उपयोग करने योग्य जो है वो ईंधन का निर्माण जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा इसमें है जो है वो डायरेक्ट कंब्यूशन, या फिर इसको हम बर्निंग के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है बर्निंग होता है। तो जो बायोमास होता है उसको जो है किस प्रकार से ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मैंने बताया, कुछ के बारे में और डिस्कस करूंगा। जैसे बर्निंग जो है वो यानी गर्मी उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष दहन या जलना। ठीक है, बर्निंग का मतलब होता है दहन या जलना। तो इसमें क्या होता है, ठोस, गैसीय और तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिए थर्मोकेमिकल रूपांतरण, तरल ईंधन के उत्पादन के लिए रासायनिक रूपांतरण, तरल और गैसीय ईंधन का उत्पादन करने के लिए जैविक रूपांतरण किया जाता है। तो जो ठोस होते हैं वो गैसीय और तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिए थर्मोकेमिकल प्रोसीजर होता है, और तरल ईंधन के उत्पादन के लिए रासायनिक रूपांतरण होता है, और गैसीय ईंधन के लिए जो है वो जैविक रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। ठीक है, बायोमास को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यक्ष दहन सबसे आम तरीका होता है। ठीक है ना, तो बायोमास को उपयोगी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है प्रत्यक्ष जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करना। तो प्रत्यक्ष ऊर्जा का उत्पादन करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको, जैसे आप लकड़ी को जलाना, लकड़ी सूखी लकड़ी को तुरंत जल जाती है, और जलने से जो है वो तुरंत ज्वलनशील ऊर्जा जो है वो प्राप्त होने लगती है। उसका उपयोग हम कई प्रकार से खाना बनाने के लिए, किसी चीज़ को पकाने के लिए, ठीक है ना, वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष ऊर्जा का अच्छा एग्जाम्पल है। इमारतों और पानी को गर्म करने के लिए, औद्योगिक प्रक्रिया गर्मी प्रदान करने के लिए, भाप एवं टरबाइनों को बिजली पैदा करने के लिए सभी बायोमास को सीधे जलाया जाता है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे इमारत में जो है वो को गर्म करने का हो, चाहे पानी को गर्म करें, चाहे भोजन को पकाना हो, चाहे जो है वो भाप टरबाइनों को चलाना हो, कई सारे जो है वो इंडस्ट्रीज में भी जो है वो दहन के पश्चात ही ऊर्जा का उपयोग जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें सीधे जलाया ही जाता है, और ज्वलनशील ऊर्जा का जो है वो उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद बायोमास के थर्मोकेमिकल रूपांतरण में पायरोलिसिस और गैसीकरण शामिल होता है। ठीक है ना, तो बायोमास के में थर्मोकेमिकल रूपांतरण में पायरोलिसिस और गैसीकरण की जो है वो प्रक्रिया जो है वो होती है। तो बायोमास के जो थर्मोकेमिकल में जो रूपांतरण होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसमें पायरोलिसिस और गैसीकरण जो है वो शामिल होती है। तो पायरोलिसिस और जो गैसिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके थर्मोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो है वो आती है। दोनों प्रक्रियाओं में थर्मल अपघटन प्रक्रियाएं हैं, जिनमें बायोमास फीडस्टॉक सामग्री को बंद एवं दबाव वाले जहाज़ों में गर्म किया जाता है, जिन्हें गैसीफायर कहा जाता है। तो जो बड़े बड़े जो गैसीफायर होते हैं, उसमें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बायोमास को जो है वो इकट्ठा बंद करके जो है वो उसमें गैसीफायर किया जाता है, जिससे वो गैस के रूप में जो है वो गैसेस निकलती हैं, और उसी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और उसी को जो है ऊर्जा के रूप में जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पर यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तापमान और रूपांतरण के दौरान मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन से जो है वो भिन्न होती हैं, और पायरोलिसिस में जो है वो मुख्य ऑक्सीजन की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति कार्बनिक पदार्थों की लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 900 डिग्री
जो है फ़ारेनहाइट के बीच जो है वो गर्म करना शामिल होता है। तो जो पायरोलिसिस प्रक्रिया होती है उसमें हम लगभग 800 से लेकर के 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो बायोमास को जो है वो गर्म करते हैं। उसके बाद ही जो है वो अदर रिएक्शन जो है उसके अंदर प्रारंभ होते हैं। तो बायोमास पायरोलिसिस चारकोल, बायो ऑयल, नवीकरणीय डीजल, मीथेन और हाइड्रोजन गैस ईंधन का उत्पादन करता है। तो बायोमास में पायरोलिसिस के अंतर्गत चारकोल हो गया, ठीक है, यानी कोयला, बायो ऑयल, ठीक है ना, जैविक तेल, नवीकरणीय जो डीजल बनता है, डीजल, मीथेन, हाइड्रोजन आदि ईंधन का जो है वो उत्पादन किया जाता है। और डीजल, नवीकरणीय गैसोलीन और नवीकरणीय जेट ईंधन का उत्पादन करने के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊंचे तापमान और दबाव पे किया जाता है। तो जो गैसोलीन होता है, जो आपके जेट इंजन होते हैं, जो आपके वायुयान होते हैं, उसका जो आपका जो उसका ईंधन है वो अलग प्रोसीजर से तैयार किया जाता है। उसमें एकदम स्वच्छ ईंधन का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। तो गैसोलीन के द्वारा जो है वो प्रक्रिया जो है वो की जाती है। और गैसीकरण में कार्बनिक पदार्थों को लगभग 14 डिग्री फ़ारेनहाइट से 17 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जो है वो गर्म करने के साथ बर्तन में मुक्त ऑक्सीजन या भाप की नियंत्रित मात्रा को इंजेक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन युक्त गैस का उत्पादन किया जाता है, जिसे संश्लेषण जो है वो कहा जाता है। तो जो गैसीकरण प्रक्रिया होती है इसमें कार्बनिक पदार्थों को जो है वो बहुत ही हाईली टेम्परेचर पे, यानी आपका लगभग जो है वो 1400 से 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। और उसी के पश्चात जो है वो उसका संश्लेषण किया जाता है, जिससे जो है वो गैस के रूप में जो है वो लिक्विड ईंधन का जो है उत्पादित जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होती है गैसीकरण के द्वारा। अब बात करेंगे कि बायोमास का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपसे पहले जो है डिस्कस किया कि जो बायोमास होते हैं, बायोमास के द्वारा जो ईंधन का निर्माण किया जाता है, जो कई प्रकार के ईंधनों को जो तैयार किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो मैंने अभी तक आपसे जो है वो डिस्कस किया मैंने, ठीक है ना। तो जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल हो गया, आपका एलपीजी हो गया, अन्य जो है वो गैसेस हो गई, अन्य चारकोल हो गया, ये सब जो है वो तैयार किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे। अब मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा कि बायोमास का क्या उपयोग होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोमास। तो बायोमास जो है वो सिन गैस का उपयोग डीजल इंजनों के लिए ईंधन के रूप में, हीटिंग के लिए और गैस टरबाइनों में बिजली पैदा करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो जो सिन गैस होती है वो बायोमास एनर्जी का जो है वो बायोमास के द्वारा तैयार की जाती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से डीजल इंजनों में किया जाता है और ईंधन के रूप में भी किया जाता है, हीटिंग करने के लिए। और गैस टरबाइन जो होते हैं, जो गैस ऑपरेटेड टरबाइंस होते हैं, उसको चलाने के लिए जो है इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। इसका उपचार गैस से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए भी जो है वो किया जा सकता है, और हाइड्रोजन को जलाया जा सकता है या ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका उपचार कई प्रकार के जो है उपचार गैस के लिए हाइड्रोजन को अलग करने के लिए भी किया जाता है, और हाइड्रोजन को जो है जलाने के लिए, लिक्विड से जो है हाइड्रोजन को हटाने के लिए, और जो है ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब कई प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जो फिशर ट्रैप्स प्रक्रिया का उपयोग करके तरल ईंधन का उत्पादन करने के लिए सिन गैस को आगे संसाधित जो है वो किया जाता है। तो ये भी इसका यूटिलाइजेशन जो है होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में के रूप में जाने वाली यह एक रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया का उपयोग बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए वनस्पति तेल, पशु वसा और ग्रीस का फैटी एसिड मिथाइल एस्टर इसके परिवर्तित करने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। बायोमास के क्या होता है, जैविक रूपांतरण में इथेनॉल बनाने के लिए, किण्वन और बायोमास को उत्पादन करने के लिए, अवायु पाचन के लिए जो है वो शामिल है। तो इस प्रकार से जो है वो मुख्यतः जो है जो बायोमास है उसका उपयोग आप बिल्कुल जान रहे हैं। तो बायोमास का यूटिलाइजेशन इस समय एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उभरता हुआ विकल्प शामिल हो पाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या जो में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी जो है वो बढ़ती जा रही है। कई सारी ऐसी ऊर्जा हैं जो अच्छा हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। जैसे आप कई सारी ऐसे
ऊर्जा हैं जिनका निर्माण बहुत लंबी प्रक्रिया के पश्चात जो है हमारे धीरे धीरे प्रक्रिया में होता है, काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद उनका निर्माण जो है होता है, तो उनकी खपत को देखते हुए ये जो बायोमास है ये एक विकल्प के रूप में शामिल हो पाया है। जैसे छात्रों आप देख रहे हैं कि निरंतर जो है वो जो आपके खनिज ईंधन हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाहन, क्योंकि वाहनों का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, हर घर में जो है काफ़ी कई सारी जो है वो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, और तो हम उसको जो है चलाने के लिए हमको डीजल पेट्रोल की आवश्यकता हो रही, जिसका अंधाधुंध खपत हो रही है, और डीजल पेट्रोल के निर्माण में काफ़ी जो है वो समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो बायोमास है, जैविक ईंधन है, उसका वो बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में जो है वो शामिल हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक ईंधन का जो है वो उसमें प्रयोग हो, उसका उन्नयन हो, उसको हम उपयोग करें, तो जो हमारी निर्भरता है खनिज तेलों पर वो धीरे धीरे जो है वो कम हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जो है वो कई प्रकार के वाहनों में ये जैविक ईंधन का जो है वो अच्छा उपयोग जो है वो किया जा रहा है। कई प्रकार के जो बायोमास है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। लकड़ी का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से हम किसी चीज़ को जलनशील करने के लिए, डायरेक्ट कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में, घरों पे खाना पकाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों में इसका अच्छा उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो बायोमास है। इसी तरीके से पशुओं से प्राप्त जो है वो जो गोबर है, उसको भी जो है वो हम कई प्रकार से, वो भी एक अच्छा बायोमास का स्रोत है। और वो जो है वो पहले के समय में हमारे पूर्वज लोग जो है वो गाय को जो है वो, मतलब अभी भी गाय को जो है वो एक देवता का रूप क्यों कहा जाता है, देवी का रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि गायों से हमें ईंधन अच्छी मात्रा में जो है वो प्राप्त होता है। तो जानवरों के ऊपर से उपले जो बनाते हैं उसको हम ईंधन के रूप में, उनका अच्छा उपयोग जो है हम अपने घरों में जो है वो कर सकते हैं। और कई सारी चीज़ें जो है उससे चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, उसका धार्मिक महत्व भी हमारे जीवन में काफ़ी है। इसी प्रकार से कई प्रकार जो मल मूत्र हैं, आपकी उस सीवेज प्लांट हैं, सीवेज हैं, उससे भी हम जो है वो कई प्रकार की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा फसलों के जो अवशेष हैं, पुआल हैं, आपके जो है वो गन्ने की पेराई के पश्चात जो है जो उसके बचे हुए पेड़ के अवशेष होते हैं, मक्का के जो अवशेष होते हैं, मक्के से भी हम बड़ी मात्रा में इथेनॉल प्राप्त करते हैं। इथेनॉल का उपयोग हम डीजल पेट्रोल में जो है मिलाने के लिए उपयोग जो है इसका किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो बायोमास है हमारे लिए एक नए विकल्प के रूप में जो है उभरते हुए जो है वो शामिल हुआ है। तो इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। हम इसका उपयोग करके जो है वो जो हमारी अन्य जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम खपत जो है उसकी ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। तो इसका उपयोग इस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से ठोस अपशिष्ट लैंडफिल भी बनता है और इसे पकड़ा जा सकता है, और इसे उपचारित करके नवीकरणीय प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है वो जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस के समान ही किया जाता है। बायोमास में 2022 में अमेरिकी ऊर्जा का लगभग 5% जो है वो खपत प्रदान किया। तो बायोमास जो एनर्जी है वो जितनी भी एनर्जी की रिसोर्सेज है 2022 में लगभग कई देशों में लगभग 5 से 10% जो ऊर्जा की खपत है उसको जो है वो कम किया है, यानी उसमें एक विकल्प रूप में जो है वो शामिल हुआ है। तो बायोमास ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और इस दिशा में हमको जो है वो कार्य करना चाहिए। बायोमास ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन करने पे जो है हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो ध्यान देना चाहिए, और लोगों को भी जो है वो बायोमास ऊर्जा के बारे में बताना चाहिए और उसे अत्यधिक उपयोग करने के विषय में जो है वो जानकारियां जो है वो प्रदान की जानी सकती हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास ऊर्जा को उत्पन्न करके जो है अपनी ऊर्जा की खपत को जो है वो कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। कल हम नए क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।